का नाम है? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर। क्या नाम है? 6 दिसंबर इनका पुण्यतिथि। तो आप लोग को छुट्टी मिल रही है तो थोड़ा इनके बारे में जान लो। ये बेसिकली एक लॉयर थे और एक सोशल वर्कर थे। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना एमए और पीएचडी किया था इकोनॉमिक्स में। उसके बाद ये लंदन स्कूल ऑफ जो इकोनॉमिक्स है वहां गए और इन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट की। किसकी? एलएलबी, लॉयर। और जैसे कि अब देख ही रहे हो, देश में सबको पता है बाबा साहेब अम्बेडकर कौन है। संविधान जो था, संविधान को कहीं न कहीं बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान था। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन ये थे, ठीक है। और भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे, कानून मंत्री जिसको कहते हैं ना, तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, ठीक है। तो इन्होंने एक देश को एक बहुत बढ़िया चीज देके गए थे, देश को एक बढ़िया चीज देके गए थे। उस वक्त क्या था हमारे देश में, इसी भारत देश में उस वक्त जो अंग्रेजों का टाइम था, उस वक्त कुछ लोग डिस्क्रिमिनेटेड थे, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट थे, जिनको आज हम एससी एसटी कहते हैं। तो ये जो एससी एसटी कम्युनिटी है वो डिस्क्रिमिनेटेड थी। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात बोली थी, एक चीज बता के गए, एक संविधान में चीज लिख के गए कि इस संविधान के जरिए हमारे भारत में वो जो एससी एसटी हैं जिनको अभी तक कहीं न कहीं डिस्क्रिमिनेट करके रखा गया, उनको एक साइड लाइन करके रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, या उस वक्त जो सल्तनतें थी, जो उस वक्त के लोग थे, मतलब सैकड़ों सालों पहले। तो जो चीजें हुई थी उसको बदलना चाहते थे, उनकी कंडीशंस को बदलना चाहते थे। तो उस कंडीशंस को बदलने के लिए उन्होंने कानून का प्रावधान बना दिया कि भैया कानून बना रहेगा तो कहीं न कहीं इसका उल्लंघन नहीं होगा और उनको ऊपर लेके आया जाएगा। उस चीज के लिए उन्होंने कानून बनाया और उनको रिजर्वेशन दिया सरकारी नौकरियों में, सरकारी कॉलेजेस में, स्कूलों में, जहां जहां भी चीजें कि भाई अगर उनको मौका मिलेगा तो 10% 15% आरक्षण दिया गया था, 10% के आसपास। ये 1947 की बात है। हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। मतलब देखा जाए तो 1950 से लेके आज 2024 है ना, तकरीबन 70 साल हो गए, 75 साल के आसपास, ठीक है। तो इस 70-75 साल में 3 पीढ़ियां निकल गई जिनको आरक्षण मिला। आरक्षण मिला, स्थितियां सुधरती भी गई। मैं आज जो बताना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला क्या था, आज ये कोई आपको नहीं बताएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में 10 से 15 साल होना चाहिए। कितना? 10 से 15 साल। मतलब एक पीढ़ी अगर बदल गई, अच्छी हो गई, उसकी आर्थिक स्थिति बदल गई, तो वो उसका सामाजिक जीवन भी बदल जाएगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं, अभी उसके ऊपर मैं आऊंगा कि सामाजिक स्थिति की जिम्मेदारी किस पे होती है? आर्थिक स्थिति पे। अगर आप आर्थिक तौर पे मजबूत हैं तो आपका इज्जत और सम्मान होगा सोसाइटी में। पर अगर आप आर्थिक तौर पे कमजोर होंगे तो आपकी इज्जत और मान सम्मान नहीं होगा, चाहे आप जिस वर्ग के हो। ये मानते हो ना बात? आप भी, कोई ठाकुर हो, कोई बाभन हो, गरीब से बदतर गरीबी हालत में है, तो क्या वही ठाकुर और बाभन जो अमीर है वो उसको पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। आप शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, बड़े से बड़ी पोस्ट पे पहुंच के आईएएस बन के, आईपीएस बन के, बड़े बड़े पावरफुल हो, तो आपको दुनिया पूछेगी। मतलब अगर आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आपकी सामाजिक सुधरेगी, ये मानना है। तो अंबेडकर साहब ने, उन्होंने यही सोच करके किया कि भाई आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी 15-20 सालों में, उनको रिजर्वेशन दे दो। तो बाद में आने वाले समय में वो रिजर्वेशन हटा देना धीरे धीरे। पर इस देश के जो दीमक है, दीमक जानते हो कौन होता है? दीमक अगर आपके घर में लकड़ी में पड़ जाए ना तो वो पूरा खोखला कर देता है। तो इस देश के जो राजनीतिक दीमक थे, नेता थे, उन्होंने सिर्फ वोट के लिए एससी एसटी कम्युनिटी का वोट सिर्फ उनको मिले, इसकी होड़ सी लग गई। और इस वोट बैंक के चक्कर में उन्होंने वो रिजर्वेशन 10 से 12, 12 से 15, 15 से 20, आज 22, 22.5, 25% है। किसी किसी स्टेट में तो 30% है, 40% रिजर्वेशन है। अब वहीं पे अगर देखा जाए, उनकी 3-3 पीढ़ियां रिजर्वेशन का फायदा उठा चुकी हैं, वो जो लोग थे, जो कम्युनिटी है। और वो कम्युनिटी पूरे भारत में अगर देखा जाए एससी एसटी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई उत्थान नहीं होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए,
लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जो पूरे भारत में 15 से मतलब 20-25 करोड़ है। एससी एसटी अगर देखा जाए, एससी अगर देखा जाए तो 17-18 करोड़ है, और एसटी अगर देखा जाए तो वो 9-10 करोड़ है। कुल मिलाकर के भी 30 करोड़ के ऊपर नहीं है। इस देश में मुस्लिमों की आबादी अगर देखा जाए तो 25-30 करोड़ है, लेकिन उन्हें ये रिजर्वेशन नहीं है। मैं अभी बजट बताऊंगा, मैं बजट बताऊंगा कि हमारे देश में बजट कितना अलॉट किया जाता है। ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी पूरे भारत में ओबीसी कम्युनिटी अगर देखा जाए 45% है। 45% अगर देखा जाए, अभी आबादी है 1,45,00,000,000, उसका 45% अगर देखा जाए तो 65 से 70 करोड़ लोग कौन है? ओबीसी, जिसमें यादव आते हैं, हम चौरसिया आते हैं, गुप्ता आते हैं, बाकी कम्युनिटीज आती है। अब आते हैं ठाकुर और बाभन पे। ठाकुर और बाभन इस देश में तकरीबन 17% है। अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो उनकी आबादी भी तकरीबन 22-23 करोड़ है, या 25 करोड़ पकड़ लो। तो 25 करोड़ प्लस ये 65-70 करोड़ ओबीसी, इनकी आबादी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए बच्चों, तो कुल आबादी तकरीबन 85-90 करोड़ के आसपास होती है ओबीसी और ओपन की। आपको पता है इसी देश में पिछले 70 सालों में इस ओबीसी वर्ग के लिए और ये ओपन कैटेगरी के लिए, या वो कह दूं कि 30 करोड़ मुसलमानों के लिए, कोई भी देश में जो बजट बनाया जाता है नहीं दिया गया। कोई हमारे लिए कोई स्कीम ही नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं बजट एससी एसटी पे कितना खर्चा होता है। एससी कैटेगरी के लिए 1,43,000 करोड़ रुपया 2024 का बजट था। 2024-25 में ये बजट था। उन बजट में मतलब समझते हो, आपके देश का जो टोटल जीडीपी होता है उनके ऊपर खर्चा होगा, और जो एसटी कम्युनिटी है उसके ऊपर तकरीबन 1 लाख करोड़। अब आपको मालूम है, आप शिक्षा, आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर कितना खर्चा करती है, जो मतलब देश में शिक्षा व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। शिक्षा के ऊपर मात्र 1,25,000 करोड़, 1,25,000 करोड़ सिर्फ किसके ऊपर हो रहा है? शिक्षा के ऊपर, शिक्षा बेहतर बनाने के लिए। तो भैया वो जो आप इतना दे रहे हो, 1,43,000 करोड़, 1 लाख करोड़, वो जो दे रहे हो सिर्फ एक कम्युनिटी को, इससे अच्छा सभी कम्युनिटी के लिए शिक्षा में बेहतर और डाल दो, वही 3 लाख 4 लाख करोड़ कर दो। पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नारा आप ही ने दिया था ना। और अगर किसी को मजबूत बनाना है आर्थिक तौर पे तो क्या देनी चाहिए? शिक्षा। और अगर आपको रिजर्वेशन देना है, रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन में क्या आप ये पैमाना मानेंगे कि जाति के आधार पे होना चाहिए? मैं अपना बताता हूं। मैं एक ओबीसी कम्युनिटी, भारत सरकार के हिसाब से मैं ओबीसी कम्युनिटी, चौरसिया, बरई। मेरे पिताजी पान का धंधा लगाते थे। हम 2 भाई 3 बड़ी बहनें। पिताजी ने कैसे कैसे शादी किया। मैं महाराष्ट्र में महाजनको गवर्नमेंट एग्जाम दिया था, उसमें मेरे को 93 मार्क्स थे, और मेरे ही दोस्त थे जो यहाँ पे महाराष्ट्रियन थे, जिनको जो एससी एसटी कैटेगरी में आते थे, उनको किसी को 89 था, किसी को 90 था। दे गॉट द कॉल लेटर, उनको कॉल लेटर आया कि भाई आप कॉल आके अटेंड करो, आप इंटरव्यू दो। पर वो लोग अटेंड करने नहीं गए, उनको जॉब नहीं चाहिए था। पर मैं तो गरीब था, मेरे पिताजी पान का धंधा लगाते थे, पर मैं यहाँ ओपन कैटेगरी में आता था, मुझे नहीं मिला। और उसी वही टाइम था कि जब मैं दुखी हुआ, गुजरात में जॉब कर रहा था, मैंने अपने दोस्त रमेश पांडे जो दुबई में थे, उनको मैंने कॉल किया, बोला भाई अब इंडिया में रहना नहीं है, दिल नहीं करता, क्योंकि भाई यहाँ पे बस कास्टिज्म चालू है। कास्ट, आपकी जाति अगर ये है, आपकी जाति पूछ के आपको नौकरी दी जाती है, नहीं रहना भाई मैं आता हूँ। तब गया था दुबई में, मजबूर हो गया। ऐसे मेरे जैसे कितने पढ़े लिखे लोग जो काबिल हैं, इस देश को बनाना चाहते हैं, वो देश के बाहर इसीलिए निकल जाते हैं क्योंकि देश में रिजर्वेशन सिस्टम लगा हुआ है, अच्छे काबिल लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। हटा दो रिजर्वेशन। बाबा साहेब अम्बेडकर का ये सपना नहीं था। आज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आज डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मान लो पंडित का लड़का है, मान लो पंडित और ठाकुर का किसी का लड़का है, मैं ओबीसी था, चलो मेरे साथ हुआ, मैंने आपको बताया, किसी पंडित और ठाकुर का लड़का है। मान लो पंडित का वो लड़के का बाप मर गया, वो ठाकुर का बाप मर गया, वो लड़के का बच्चे का, वो बच्चा अभी 9वीं में पढ़ रहा था, पिता मर गया, माँ बेचारी है, 2 बच्चे और हैं, उससे 2 छोटे भाई बहन और हैं, वो माँ बेचारी अकेले उस बच्चे को कैसे पालेगी? सरकार को मदद करनी चाहिए, नहीं करेगा, क्योंकि उसने गलत घर में जन्म ले लिया। वो ठाकुर के घर में जन्म लिया, पंडित के घर में जन्म ले लिया। इसी देश में उसको इस जाति के आधार पर कोई शिक्षा का मदद नहीं मिलेगी। वो विधवा औरत चाहे उसको पाले, चाहे उनका गला घोट के मार डाले, इस देश में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश में घटिया रिजर्वेशन सिस्टम लगा के रखा गया है। क्यों? अगर आरक्षण देना है तो गरीबी पे दो ना। जिसका बाप नहीं है, मैं एक कोचिंग वाला हूँ, इसी छोटी सी जगह में कोचिंग डाल के रखा हूँ, अपना पूरा पैसा आज तक लुटा चुका हूँ। यहाँ के बच्चों को शिक्षित करने के लिए, बनाने के लिए
मेरे यहाँ की पॉलिसी है, पता है ना तुमको, जिसके पप्पा नहीं है उसका आधा फीस लेता हूँ कि नहीं लेता हूँ। इस देश में कितने कितने कोचिंग संस्थान है, कितने नेता है, क्यों नहीं बोल देते कि जिसके बाप नहीं है उसको हम पढ़ाएंगे, आधा शिक्षा का पैसा हम देंगे। ये एक मैं छोटा सा इंसान ये सोच सकता हूँ, नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं, करना नहीं चाहते। ये जो डिस्क्रिमिनेशन बना रहे हो, इसकी वजह से क्या होगा पता है? आप कह रहे हो कुछ लोगों को पहले दबाया गया, आप भी तो वही कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो? आपने वो सिस्टम बना रखा है जिसकी वजह से कोई ठाकुर बाबन या बाकी ओबीसी है, जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुस्लिम को ही देख लो ना, बड़े लोग ढिंडोरा पीटते हैं, मुस्लिमों का हनन हो रहा है, ये हो रहा है, उनका आरक्षण। अरे दो ना आरक्षण, जो गरीब है, हर मुस्लिम में भी गरीब है, गरीबी को पैमाना मानो, दो उनको आरक्षण। मेरे हिसाब से आरक्षण का सिर्फ एक ही आधार होना चाहिए, और वो क्या है? गरीब। कोई गरीब है उसको मौका दो। मैं जाति में अगर जन्म ले लिया किसी ब्राह्मण के, तो मैं पाप कर दिया? मैंने पाप किया? मेरे को पूछ के आना चाहिए था कि भाई तेरी जाति कौन सी है, बोल। माँ, उस माँ से पूछना चाहिए था कि बता तू कौन सी जाति की है, तभी मैं आऊंगा, क्योंकि मैं इस देश में पैदा होऊंगा तो मेरे को आरक्षण चाहिए। मेरा भविष्य अंधेरे में है। तू पंडित है, तू गरीब है, तो मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा। मैं वो भोगा हूं। मैं नहीं चाहता आने वाले समय में इन बच्चों के साथ ऐसा हो। ऐसे कितने बच्चे इस देश में बर्बाद हो रहे हैं, अच्छी प्रतिभा, अच्छे नंबर आने के बावजूद। आप यूपीएससी का एग्जाम दो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो ना, तो आप मर जाओगे एलिया घिस के, आप नहीं सेलेक्ट होगे। दिन रात आप एक करोगे, आंख फूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी खिसक जाएगी, माँ बाप देख देख के मर जाएंगे, लेकिन आप नहीं पा पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप उस बिलोंग करते हो, आरक्षण कितना दिया है मालूम है? सिर्फ 30 करोड़ लोगों के लिए 25% आरक्षण, सिर्फ 30 करोड़ लोगों के लिए। और 85 करोड़ जो है ओपन ओबीसी, सॉरी ओपन और ओबीसी, ओपन और ओबीसी मैंने कहा मिला दो तो 85 करोड़ हो रहे हैं, और 30 करोड़ मुसलमान मिला दो, कितने हो गए? कितने हो गए भैया? और बाकी सबको अगर मिला दो तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ लोगों को आपने 1/4 पूरा रिजर्वेशन दे दिया। क्यों क्यों रिजर्वेशन दे दिया है चौथाई? भैया वो पढ़े ना लिखे, उनको मैं टॉपर रह चुका हूं। आज यहाँ पे मैंने इतने बच्चों को टॉप कराया है। ये बच्चे वहीं पे वही कॉलेज में जो काजल पढ़ी है, जिस कॉलेज काजल का है, काजल को 98-99% आया था ना, तब जाके उसका बीजीटीआई में हुआ। वो लड़की, वो भी उसके पप्पा जानते हो कैसे थे? एक इलेक्ट्रीशियन, दिन का 400-500 मुश्किल से कमाते, गरीबी के हालत में पड़ी बड़ी। तो ये एक जिम्मेदारी थी कि हाँ मैं पढ़ूंगी तो अपने पिताजी को सम्मान दिलाऊंगी, पैसा दूंगी घर में। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कुछ नहीं किया, मैंने वहां तक पहुंचा दिया, आज उसको जॉब लग गया। आज उसको जॉब लगा है 10 लाख का। आपको पता है वो 10 लाख का अगले साल से वो टैक्स भरेगी, सरकार उससे जबरदस्ती उसको बोलेगी तू दे, नहीं देगी तो तेरे ऊपर केस होगा। जो लड़की का तुमने मदद नहीं किया, जो लड़की को तुमने पढ़ाया नहीं, वो लड़की आज अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, घिस घिस करके वहां पहुंची, आज जॉब कर रही है, तो तुम वो पैसा उसका खींच करके बांट रहे हो। क्यों बांट रहे हो? नहीं बांटना है भाई, मेरा पैसा नहीं बांटने दूंगा, मेरी मेहनत है, अपना पैसा बांटो ना। नेताओं के ऊपर कितना करोड़ों खर्चा हो रहा है, काहे अपनी लेविश लाइफ नहीं छोड़ देते? काहे हेलीकॉप्टर से घूम रहे? एक सांसद को मालूम है 5 सालों में उसको 1 साल का कितना 5 करोड़ मिलता है? 5 करोड़, 1 साल का उसको 5 करोड़ मिलता है कि अपने क्षेत्र का विकास करो। कहां जाते हो 5 करोड़? कहां जाते 5 करोड़? यही लालजी पाड़ा स्लम है ना। काहे नहीं वो सांसद भैया बोलते हैं कि इस एरिया की जितनी बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। काहे नहीं बोलते? जो बेटियां 70% के ऊपर लाएंगी उनको हम ये कराएंगे, जो बेटियां 80% के ऊपर लाएंगी उनको ये कराएंगे, जो बेटियां 90 के ऊपर लाएंगी, 85 के ऊपर लाएंगी, हम उनको बनाएंगे इंजीनियर डॉक्टर। काहे नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे, अपनी जेबें भर रहे हैं और उम्मीद हमसे करते हैं। एक कॉमन मैन बेचारा घिस घिस करके, वही ठाकुर बाबा ओबीसी या बाकी कम्युनिटी के जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला, वो घिस घिस करके इस देश में टैक्स भरते भरते मर जाएंगे, लेकिन उनके घर वालों को 1 रुपया भी बाद में नहीं मिलता है। आपको मालूम है पेंशन के ऊपर कितना खर्चा होता है इस देश में? इस देश का पेंशन कितना जाता है मालूम है? स्टेट गवर्नमेंट, आप जान लो पहले, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेंशन देती है ना, पेंशन मतलब आप सरकारी नौकर हो, अगर आप रिटायर हो जाओगे तो आपको कितना मिलेगा मालूम है?
पूरा देश का जो जीडीपी है उस जीडीपी का 9 लाख करोड़ रुपया हर साल पेंशन में जा रहा है भाई। 9 लाख करोड़। और शिक्षा के ऊपर कितना डाला? 1 लाख करोड़, 1,25,00,000 जो भी है। और फार्मर के ऊपर 1,20,32, 1,32,000 करोड़। और पेंशन पे कितना गया? 9 लाख करोड़। मतलब सरकारी मुलाजिम इसीलिए लोग बनना चाहते हैं ना, इसीलिए सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं, क्योंकि मजे हैं, पेंशन है, ऐश की लाइफ है। और प्राइवेट में जो घिसता है, प्राइवेट में जो घिस 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 करके लाखों कमाता है बेचारा अपनी मेहनत से जाकर के, वो टैक्स भरता है। वो टैक्स भरेगा, उसको बोलेंगे टैक्स की चोरी मत करो, टैक्स भरो, वो टैक्स भरेगा। वो टैक्स भरते भरते कंगाल हो जाएगा। और कल के वो बुढ़ापे में आएगा ना। गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने भी क्या किया, ट्रेनों में जो 60 साल के प्लस थे ना, कांग्रेस ने उस वक्त, मैं कांग्रेस बीजेपी का, मैं देखो बीजेपी की बुराई करता हूं, कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक स्कीम लगाई थी कि जो 60 साल के ऊपर होंगे उनको 50% रिजर्वेशन है और उनका टिकट भी जल्दी हो जाता। लेकिन आज मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो जो 60 साल के ऊपर बेचारे होते हैं उनको जो कंसेशन मिलता था 50%, मतलब आपका अगर टिकट है 100 रुपए का तो आपका 50 रुपया ही लगेगा, आप 60 साल के ऊपर है, वो भी बंद कर दिया। तो मतलब सिर्फ सरकारी नौकर ही इंसान है इस देश में, उनको ही पेंशन मिलेगा, उनको ही फायदा मिलेगा। ये जो सिस्टम बना रखा है रिजर्वेशन, मजे की चीजें, ये हटा देना चाहिए। पेंशन वेंशन नहीं देना चाहिए किसी को, हमको तो नहीं मिलता। इस देश की आबादी के, अब मैं बताता हूँ सरकारी नौकर कितने हैं। इस देश में टोटल सरकारी नौकर 1.5 करोड़ है। कितने हैं? कितने हैं? और ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है, उस प्राइवेट सेक्टर में जानते हो इस देश के कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 20 करोड़ लोग। कितने लोग? 20 करोड़। और लेबर फोर्स जानते हो इस देश में कितना है? तकरीबन 55-60 करोड़ है। लेबर जो जिनके बेचारों गिनती नहीं होती, तो लेबर हो गए 60 करोड़। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं 15 करोड़। और 15 करोड़ लोग कमा कमा के अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हैं, तो ये सरकारी नौकर लोग मजे लूट रहे हैं। और वही सरकारी नौकरों के पास जाओ काम कराने के लिए किसी ऑफिस में, अभी नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ। साहब लोग पुलिस स्टेशन में देख लो, आप जाओ बात करने, आपको इज्जत नहीं देंगे। वही नेता आएंगे तुरंत खड़े कर सर सल्यूट मारेंगे। अरे यही जनता ने ही सब कुछ बनाया है, जनता अपना पेट काट के पैसा दे रही है, तब जाके तुमको सैलरी मिल रही है। वो नेता मजे में लूट रहा है और देश की जनता को ही मारो। डंडा चलाते हो सोचते नहीं आपके ऊपर, चला देंगे तुरंत। लेकिन नेताओं के ऊपर किसी पुलिस का डंडा नहीं चलता है। ये देश का, ये चाहते थे ऐसा हो, ये ऐसा देश बनाना चाहते थे अम्बेडकर साहब। आज कौन सा देश बन रहा है हमारा? ऐसा देश जहां डिस्क्रिमिनेशन हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। ये देश ऐसा नहीं चाहते थे। ये जिन लोगों ने संविधान बनाया था उन लोगों ने इसकी कल्पना कभी नहीं थी जैसा आज भारत है। सिर्फ रिजर्वेशन के नाम पे इतनी बोटियां के ना, मतलब इनको बोटी चाहिए। वो 15%, 20% जो अपर कास्ट है, ठाकुर और बाभन है, पाप किया है क्या? सिंपल पूछ रहा हूं, पाप किया है क्या? इस देश के जो 25%, 20% मुसलमान है, पाप किए क्या? या ओबीसी वर्ग जो हम लोग 45% हमने पाप किया क्या? सब मलाई एक ही सेक्शन को क्यों SC ST को इतना बड़ा रिजर्वेशन दिया गया है? वो रोड पे निकल जाएंगे। 70 सालों से रिजर्वेशन है ना, 70 सालों से। किसी ठाकुर बाबन को देखे निकलते हुए चिल्लाते हुए हमको आरक्षण दो, हमको आरक्षण दो? बेचारे चिल्लाते भी है, बाद में चुप हो जाते, कुछ नहीं करते। पर ये लोग जब निकलेंगे रोड तोड़ देंगे, ट्रैक उखाड़ देंगे। अराजकता, मतलब चाहिए भी सीना ठोक के चाहिए, नहीं देंगे। क्यों देंगे? मैं अपना पैसा नहीं दूंगा, मैं कमाऊंगा, मैं टैक्स की चोरी करूंगा टैक्स की चोरी। मेरा पैसा है, मेरे पिता को किसी ने नहीं दिया था। मेरे पिताजी जब पान का धंधा लगा रहे थे किसी ने सहयोग नहीं किया, कोई सरकार वाला नहीं आया। मैंने जब पढ़ाई किया तो मेरे को कोई सरकार वाला मदद नहीं किया। आज जो मैं कर रहा हूं मेरे को कोई सरकार वाला मदद नहीं करेगा, मैं मर जाऊंगा भूखों। तो जब मेरे को मदद नहीं करेगा तो मेरे से लेगा कैसे? ये देश है, बांट रहे हो तुम, तुम्हारे जेब से लाते हो, सरकारें अपनी जेब से ला रही है क्या? किसका पैसा है? आपका, हमारा पैसा। ये बुक भी खरीद रहे हो ना, ये बुक खरीद रहे हो, इसके ऊपर टैक्स है। ये टैक्स का पूरा पैसा हम सब टैक्स भर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जा कहां रहा है? कुछ लोगों के पास। क्यों नहीं जाने देना है? अगर आपको ये सिस्टम नहीं बदले आने वाले समय में तो हमको सबको टैक्स की चोरी करनी है। मेरे को मालूम है ये क्या है ना, ये बातें इनको बहुत बुरी लग जाती हैं। कैसे बोल रहे हो टैक्स की चोरी करें? क्यों नहीं करे? क्यों नहीं करे? फ्री का लुटा रहे हो। मैं जिस कॉलेज में पढ़ा
मैं जिस कॉलेज में पढ़ा बेटा, वहां पे SC ST को पढ़ने के लिए कि आओ बेटा पढ़ लो, उनको फ्री शीट दी जाती थी, उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे, आप पढ़ो। और मैं, मेरे पिताजी जो पान का धंधा लगाते थे, वो कैसे कैसे करके 1 रुपया भरे थे, उनको फ्री में पढ़ाओ, हमको पैसा भी लो, उनको ही जॉब दो, हमको जॉब भी ना दो, और फिर हम जब जॉब ढूंढ ले प्राइवेट वाला तो हमसे ही पैसा लो। ये कितनी नाइंसाफी है, और कब तक नाइंसाफी होगी? हुआ मेरे साथ, आपके साथ भी होगा, आने वाले लोगों के साथ होगा। विदेशों में ऐसा नहीं है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। कोई भी देश में, दुनिया में तकरीबन 200-250 कंट्री है, दुनिया में 200-250 कंट्री है, किसी देश में ये जहर नहीं है रिजर्वेशन का। आपके ही देश में रिजर्वेशन का जहर है बच्चों। कौन से देश में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? अमेरिका में काले गोरों का हुआ भाई, अफ्रीका में वही हुआ, हर देश में हुआ। अलग अलग कम्युनिटी एक दूसरे को, जो ज्यादा होता है, कहा जाए ना, जो ढेर थे शेर, जो पहले ज्यादा थे उन्होंने दबंगई किया, उन्होंने दबाया। लेकिन अब तो समान लॉ है ना, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ ना, यही लिखा है ना उधर कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इफ एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सो व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग फ्रॉम द पास्ट 70 years? द सिंपल क्वेश्चन, व्हाई द डिस्क्रिमिनेशन? मेरे साथ हुआ डिस्क्रिमिनेशन, मेरे को नंबर आने का बावजूद मेरे को सीट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मैं भी SC ST में नाम लिखवा लूं? मैंने गलती कर दिया, चौरसिया कम्युनिटी में जन्म लेकर के, OBC में जन्म लेके, कोई ठाकुर कम्युनिटी में जन्म लेके गलती कर दिया, पाप कर दिया, गलत है ना? गलत है ना? तो क्या हमें आवाज नहीं उठानी चाहिए? हाँ, हमें नहीं बोलना चाहिए? कब तक चलेगा ये? 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 3 पीढ़ियां उनकी मजा ले चुकी। बराबर कर दो, सबसे बात करो। अम्बेडकर साहब वही बोल के गए। अगर अम्बेडकर, आज बहुत लोग छाती पीटते हैं, ओ अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी, बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। संविधान दिया बाबा ने, संविधान बाबा ने दिया, बाबा ने बोला भी कि मैं संविधान देके जा रहा हूं, इसको चेंज करते रहो, टाइम टाइम पे बदलाव करो, बेहतर होना चाहिए अपना भारत। उनकी कल्पना थी भारत सबसे बेहतर होना चाहिए। आज भारत बदतर हो रहा है, हमारे देश के युवा बाहर जा रहे हैं, और वही युवा जाते हैं बाहर, बड़े बड़े पोस्टों पर बैठ जाते हैं, तो क्या हम लोग कहते हैं इंडियन है, इंडियन है, सत्ता नेडा इंडियन है, सुंदर पिचाई इंडियन है। जब इंडिया में था तो कोई वैल्यू नहीं, इंडिया में रहता तो मेरे जैसी वैल्यू, कोई घास नहीं डालेगा। मैं भी एक इंजीनियर, बढ़िया पढ़ा लिखा, दुबई से यहाँ से छोड़ के 8 साल से यहाँ तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, अपने टैलेंट को यहाँ खपा रहा हूँ, ताकि तुम जैसे बच्चे खड़े हो सके, और आने वाले टाइम में तुम्हारी भी स्थिति बेहतर हो सके, तब तुम भी सत्ता नेडेला और सुंदर पिचाई बनोगे। लेकिन देश के बाहर जाके, देश में रहोगे तो नहीं बन पाओगे। विदेश में रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन हटाना पड़ेगा, तब जाके देश की बेहतरी होगी। आज 70 साल हो गए, अब लोगों को ये चाहिए कि शिक्षा सबको कंपलसरी करो। क्या करो? कंपलसरी। तुम शिक्षा दो, और उसके घर की हालत देखो, अगर वो सच में गरीब है तो उसको शिक्षा के लिए जो जरूरी है वो दो, बांटो मत फ्री में। हाथ पैर दिया भगवान ने, हाथ पैर दिया, मेहनत करो, कमाओ। घर में बैठे रहोगे तो रोटी नहीं आएगी, मेहनत करोगे तो रोटी आएगी। तुम घर में बैठ के छाती पीटोगे मैं गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं, तो गरीबी दूर होगी? गरीबी दूर करने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा ना। मैं भी ऐसे घर में छाती बैठता, घर में बैठे बैठे, पिताजी पान का धंधा करते थे तो मैं भी बैठे रहता, तो मैं भी आज गरीबी रहता, पान का धंधा लगाता, फिर कहता मैं गरीब हूं गरीब हूं गरीब हूं। चलता क्या? मेरी बात समझ में आया? तो आपको क्या करना है? पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, प्लस गरीब नहीं मरना है। गरीबी एक स्टेट ऑफ माइंड है, गरीबी आप पैदा कर रहे हो। इस देश में इतना साल हो गया, लोग कहते हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी, आज भी तुम्हें पता नहीं है शायद इस देश में गरीब कितने, बता दूं? बिलो पुअर्टी लेवल, बिलो पुअर्टी लेवल आज भी इस देश में तकरीबन 25-30 करोड़ लोग हैं। एक्सट्रीम पुअर्टी लेवल जिसको कहते हैं, उसमें भी आज 13-14 करोड़ लोग हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 40 से 45 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। ये डेटा किसका है? सरकारों का डेटा है। अब जो सरकारों के डेटा होते हैं वो तो कम होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डेटा है। मतलब इस देश की अभी भी तकरीबन 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। तो तुमने किया क्या? तुम हर साल गरीबी बढ़ा रहे हो। जहां तुम्हें प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करना चाहिए, डेवलपमेंट पे खर्चा करना चाहिए, व्यापार बढ़ाने चाहिए, शिक्षा के स्तर बढ़ाने चाहिए। हुआ ना नीट? नीट हुआ, गरीबों के बच्चे नहीं एडमिशन ले पाए, जो अमीर लोग थे उन लोगों ने लाखों रुपए दे करके पेपर चोरी करवा लिए, और गरीब का बच्चा वहीं रह गया। तो आपने सिस्टम बदलो,
मतलब आप चाहते हो गरीब गरीब ही रहे, मर जाए, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, तब गरीब रहेगा ही ना, गरीबी दूर होगी नहीं। गरीबी दूर करने का एकमात्र रास्ता क्या है? शिक्षा। गरीबी दूर करने का एकमात्र रास्ता क्या है? और शिक्षा पे फोकस करना चाहिए। मेरे हिसाब से इस देश के, अगर मोदी जी बिलीव करते हैं, अगर ये मेरा वीडियो पहुंचा उन तक, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि भैया इस देश की जितनी बेटियां, आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाना, जितनी बेटियां 70% के ऊपर लाते हैं, आप ले लो गोद, सरकार ले ले गोद, क्योंकि भाई वो हमारी बहन हो सकती है, हमारी बेटी हो सकती है, हमारी कजिन हो सकती है, हमारे घर की होगी ना वो लड़की। तो आप क्या करो, एक लड़की को, मतलब इस देश की जितनी घर हैं, उन घरों में से एक एक बेटी को ले लो गोद। हर बेटी को आप क्या करो, हायर एजुकेशन दो, बनाओ उनको इंजीनियर, डॉक्टर बनाओ, उनको आर्किटेक्ट बनाओ, उनको जो बनाना है। ये मेरा सुझाव है। एक एक एमएलए, एक एक एमपी, एक एक कॉर्पोरेटर को काम दे दिया जाए कि आपके क्षेत्र की जितनी बेटियां हैं जो 70% के, ऑब्वियसली 70% लाने वाली बच्ची अच्छी होगी, पढ़ने वाली हो, उसके नीचे जो बच्चियां, उनको स्किल डेवलप कराओ, उसके लिए अलग ट्रेनिंग सेंटर खोलो। हर बेटी को जो 70% के ऊपर ला रही है, उसको जो बनना है, आप बनाने का खर्चा उठाओ। देखो वो माँ बाप प्रफुल्लित हो जाएंगे, वो बेटी पढ़ने का जज्बा लेके जाएगी, और अगर वो बेटी पढ़ लिख गई तो एक घर बेहतर बन जाएगा, बनेगा ना। तो करो ना, ऐसा सुझाव है, अगर करे तो बढ़िया है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की सोच थी, ये करना चाहते थे, समाज सुधारक थे ये लोग। इन्होंने अपना जीवन दे दिया उस चीज के लिए, लड़ते लड़ते लड़ते। पर आज देश कैसा है, जो मैंने आज अपनी भड़ास निकाली नहीं, यही है देश, ऐसा ही है देश। अब कब सुधरेगा पता नहीं। आज मेरी उम्र 35 साल है, हार्डली 10 साल जिंदा रहूंगा, मुझे पता है इतना। 45-50 उससे ज्यादा नहीं मेरे को जीना है। तो जैसे ये महापुरुष लोग गए हैं लड़ते लड़ते, इस देश का कुछ नहीं हुआ है। बस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरी जिंदगी 10-15 साल बची है, भगवान ये रिजर्वेशन देश से हट जाए। सबसे बड़ा नासूर है, इस देश में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं इस रिजर्वेशन की वजह से। सब सामान्य कर दो, आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस बढ़ाओ, आप मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाओ, आप शिक्षण संस्थान जितने हो सके बढ़िया बढ़िया वो बढ़ाओ, हॉस्पिटल बढ़ाओ, अच्छी चीजें बढ़ाओ, इस पे खर्चा करो। फ्री की रेवड़ियां मत बांटो, फ्री का किसी को मत दो, क्योंकि इस फ्री के चक्कर में हम लूट जा रहे हैं, हम बर्बाद हो जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सबको? तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक बार जोरदार तालियां।